नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूजा गुप्ता है और आज हम इतिहास विषय के सिंधु घाटी सभ्यता पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सभ्यता सभ्यता से आप क्या समझते हैं? सभ्यता का तात्पर्य क्या होता है, अर्थ क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले हम सभ्यता को जानते हैं। सभ्यता का अर्थ होता है मनुष्य के विकसित एवं व्यवस्थित जीवन शैली को, जिसमें शामिल होते हैं मनुष्य के रहन सहन, खान पान, पहनावा, भाषा व्यवस्था, नगर व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्थाएं, ये सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सभ्यता। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 2500 बीसी से 1750 बीसी तक माना जाता है। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस सभ्यता की खोज की थी। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने इसका सर्वेक्षण किया था। फिर आते हैं प्रथम सर्वेक्षण 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को हम क्या भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी मानते हैं। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यताओं को किन किन नामों से जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यताओं को हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, सरस्वती सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख स्थल जो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। फिर दूसरा खोजा गया सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया। आइए अब पढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन कैसे थे, समाज कैसा था, यहाँ के लोग धार्मिक मान्यताओं पे कैसे विश्वास करते थे, क्या करते थे, ये विदेशी व्यापार कैसे करते थे, पूजा किसकी करते थे। तो आते हैं अब नगर नियोजन पे। सबसे पहले तो इनके नगर नियोजन जो थे वो दो भागों में बटे हुए थे। जो पहला था पश्चिमी टीला, दूसरा था पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला में कह सकते हैं शासक या राजा वर्ग के लोग रहते थे, पूर्वी टीला में सामान्य जनता के लोग रहते थे। फिर आता है बनावट। इसकी बनावट कैसी थी? तो ये ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है, आपने चेस देखा होगा, चेस में जो सारे वो भाग होते हैं आपस में एक दूसरे को काटते हैं। तो उसी तरह से यहाँ की सड़कें भी थी जो आपस में समकोण पर काटती थी। और इसमें क्या था? धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था, उत्तर, मध्य और पूर्वी भाग में बटा हुआ था। आते हैं समाज और रहन सहन। इनका समाज कैसा था, रहन सहन कैसा था? तो इनका समाज जो था मातृसत्तात्मक समाज था, जिसमें माता की पूजा, मतलब जो माता होती थी वो सबसे ऊपर सर्वोपरि थी। यहाँ पे अब समाज है तो कुप्रथाएं भी रही होंगी। कुप्रथाओं में यहाँ पे क्या था? पर्दा प्रथा था और वेश्यावृत्ति भी थी। जब समाज है तो जाहिर सी बात है कुप्रथाएं तो रहेंगी ही रहेंगी। अब आते हैं वस्त्र। वस्त्र ये कैसे वस्त्र पहनते थे? तो ये सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र, मतलब कपड़ों का यूज ये करते थे। फिर यातायात के लिए ये 2 पहिया और 4 पहिया के वाहनों का प्रयोग करते थे, जिससे ये क्या करते थे? सामान ढोने के काम में लाते थे। यहाँ पे मतलब शासन किसका था? तो यहाँ पे शासन वणिक वर्ग, जिसको हम व्यापारी वर्ग बोलते हैं, इसका सबसे बड़ा शासन यहाँ पे होता था। अब आते हैं धार्मिक मान्यताएं एवं कलापद। यहाँ की धार्मिक मान्यताएं क्या थी? तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिपि। यहाँ की लिपि क्या थी? इनकी लिपि जो थी भाव चित्रात्मक थी, ना कि हमारे तरह क ख ग घ या देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती थी। वहां की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक थी। ये लोग चित्र से अपने बातों को रखते थे। और सबसे बड़ी बात कि अभी तक ये लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। जो लिपि भाव चित्रात्मक थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और जब लाइनें एक से ज्यादा हो जाती थी तो दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं आते थे, ना कि फिर यही सीरीज दोहराते थे दाएं से बाएं को। वो क्या करते थे? पहली लाइन को दाएं से बाएं लिखते थे, फिर बाएं से दाएं लिखते थे। तो इस प्रक्रिया को बेस्ट्रोफेडेन कहा गया। क्या कहा गया? बेस्ट्रोफेडेन कहा गया। अब आते हैं ये पूजा किसकी करते थे? ये प्रकृति की पूजा करते थे, जिसमें मातृदेवी, उर्वरता की देवी, पशुपतिनाथ जो भगवान शिव का भी नाम है, वृक्ष, पक्षी, जल, स्वास्तिक चिन्हों का, ये सारी चीजों का क्या करते थे? पूजा करते थे। कहा जा सकता है जिन सब चीजों से उन्हें भोजन प्राप्त होता था, या फिर जो आसपास में वो अपने नेचर को देखते थे, शायद उन्हें ही वो अपने सोर्स का साधन समझ करके
वो पूजा करते थे। पवित्र पशु, पवित्र पशु में कुबड़ वाला बैल था, जो पूजा यहाँ पे क्या करते थे, ये कुबड़ वाले बैल की पवित्र पशु मानते थे। हाँ, और एक बात, यहाँ पे मंदिर के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। फिर आते हैं मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है बर्तन। लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के डिजाइन प्राप्त हुए हैं। वहां से क्या प्राप्त हुए हैं? लाल मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग के डिजाइन। अब आते हैं इनके विदेशी व्यापार। ये किन किन देशों से व्यापार करते थे और किन किन चीजों का व्यापार करते थे? तो सबसे पहले तांबा। तांबा का व्यापार ये खेतड़ी, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां से करते थे, बलूचिस्तान से करते थे, और ओमान से भी ये करते थे विदेशी व्यापार में तांबा का। फिर आते हैं चांदी। चांदी का व्यापार ये किस किस जगह से करते थे? अफगानिस्तान से करते थे, ईरान से करते थे। सोना, सोना का व्यापार ये कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से करते थे। टिन का व्यापार ये करते थे अफगानिस्तान से और ईरान से। सीसा का व्यापार किससे करते थे? ईरान से करते थे। तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता पाठ कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।